निर्माण आइएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे स्वस्थ वायु का संबंध निम्नलिखित किससे है? ए, यह CSIR द्वारा विकसित एक वेंटिलेटर है। बी, CSIR द्वारा विकसित मास्क जो कोविड-19 संक्रमण से बचाव करेगा। सी, कोविड-19 के दौरान घरों को हवादार बनाए रखने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से स्वस्थ वायु के बारे में कौन सा उत्तर सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह CSIR द्वारा विकसित किया गया एक वेंटिलेटर है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, बेंगलुरु बेस्ड CSIR नेशनल एरोस्पेस लैब डेवलप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु। और ये कितने दिनों में बनाया गया है? रिकॉर्ड 36 डेज में बनाया गया है फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो इस खबर को याद रखेंगे, 12 मई की खबर है ये। अब देखते हैं कि ये स्वस्थ वायु दिखता कैसा है। ये देख सकते हैं, ये स्वस्थ वायु की इमेज लगी है। स्वस्थ वायु है ये। यहाँ पे लिखा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो स्वस्थ वायु वेंटिलेटर है, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक नवाचारी स्कीम FIR आपके द्वार को लॉन्च किया है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। अब आप बताइए कि A, B, C या D में से FIR आपके द्वार किसके द्वारा लॉन्च की गई है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हुआ। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। आप देख सकते हैं, ये खबर देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है। आप देख सकते हैं, MP होम मिनिस्टर लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट एवर, देश की पहली अपने प्रकार की योजना है जिसका नाम है FIR आपके द्वार योजना। तो देश की अपने प्रकार की ये पहली योजना है। अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 23 पुलिस स्टेशन में लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करना होगा, जो जिनको भी कंप्लेन दर्ज करानी है वो 100 डायल 100 व्हीकल वुड ट्रेन हेड कांस्टेबल टू लॉन्च FIR। तो आपको 100 नंबर डायल करना है, फिर आपको एक ट्रेंड हेड कांस्टेबल द्वारा आपकी FIR दर्ज कर ली जाएगी। तो ये MP के द्वारा लॉन्च की गई है। MP वाले बच्चों के लिए खास रहेगा ये न्यूज़। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चैंपियंस पोर्टल, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा। पहला, पोर्टल की शुरुआत भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा की गई। दूसरा, पोर्टल भारतीय उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए आधुनिक ICT टूल को विकसित करने में मदद करेगा। अब आपको बताना है कि चैंपियंस पोर्टल के बारे में A, B, C या D में से सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हुआ और दूसरा सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की पहल नहीं है, ये MSME मंत्रालय की पहल है, जिसके तहत जो एंटरप्राइजेज है, इंडियन एंटरप्राइजेज को सहायता प्रदान करने के लिए जो मॉडर्न ICT जो टूल्स होंगे उनको विकसित करने में ये मदद करेगा। बाकी ये चैंपियंस पोर्टल क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप खबर देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की, MSME मिनिस्ट्री लॉन्चेस पोर्टल चैंपियंस टू असिस्ट एंटरप्राइजेज, मतलब उद्यमों को सहायता देने के लिए चैंपियंस को लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेब पोर्टल है, ये चैंपियंस एक टेक ड्रीवन कंट्रोल कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसको लॉन्च किया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके लिए? ताकि जो एंटरप्राइजेज है उनको सहायता दी जा सके। अब ये चैंपियंस है क्या, मैं आपको बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म। इसका मतलब है क्रिएशन एंड
हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो आप देख सकते हैं C फॉर क्रिएशन, H फॉर हार्मोनियस, A फॉर एप्लीकेशन, M फॉर मॉडर्न, P फॉर प्रोसेस, I फॉर इंक्रीजिंग, O फॉर आउटपुट, देन N फॉर नेशनल एंड S फॉर स्ट्रेंथ। तो इस प्रकार ये चैंपियंस बना और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है असिस्ट करना MSMEs को भारत में, ताकि वो किस में, वो बिग लीग एज ए नेशनल एंड ग्लोबल चैंपियन, मतलब वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियंस बन सके, इसमें उनको मदद प्रदान करेगा ये। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चैंपियन समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में अगर आया तो सिर्फ आपको याद रखना है MSME मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, उसके बाद इनको स्ट्रेंथ करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इनको चैंपियन, मतलब ये उस कैटेगरी में आ सके कि ये फाइट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला हमारम मणिपुर, खोला मिर्च गोवा, सोहराई खोवर झारखंड, तेलिया रुमाल तेलंगाना। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सही सुमेलित है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा? A, B, C या D? आज के द हिंदू की खबर है ये, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब दूसरा सही सुमेलित, तीसरा सही सुमेलित और चौथा भी सही सुमेलित है। तो खोला मिर्च गोवा की है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। बेसिकली ये सभी जीआई टैग है जिनको 2019-20 में जीआई टैग मिला है, वो सारे प्रोडक्ट है ये। दूसरा सोहराई खोवर, ये झारखंड है, बिल्कुल सही सुमेलित है, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। तेलिया रुमाल ये तेलंगाना है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये जो हमारम है ये मणिपुर नहीं है, ये सुमेलित है किससे? मिज़ोरम से, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो वर्ष 2019-20 के जितने भी जीआई टैग है महत्वपूर्ण, मैं आपको कहूँगा कि आप अच्छे से तैयार करना। ठीक है, आगे चलते देखते इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, आज के द हिंदू की खबर है, जीआई टैग फॉर सोहराई खोवर पेंटिंग है ये झारखंड की, और तेलिया रुमाल है ये तेलंगाना का। तो आप देख सकते हैं झारखंड सोहराई खोवर पेंटिंग एंड तेलंगानाज तेलिया रुमाल वर गिवन द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑन ट्यूसडे बाय द जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हेडक्वार्टर इन चेन्नई। तो ये महत्वपूर्ण याद रखना, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का? चेन्नई। उसके द्वारा इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब आगे चलते हैं, देखो आपके लिए मैंने क्या लगाया है आज नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, पहले भी काफ़ी बच्चों ने डिमांड की थी कि 2019-20 के जो महत्वपूर्ण जीआई टैग है आप उनको सर कवर कराइए। तो आज मैं आपके सामने 2019-20 में जो जीआई टैग रहे हैं महत्वपूर्ण, उनको लेके आया हूँ। ये प्रोडक्ट है किस कैटेगरी में है और कौन से स्टेट में है? तो आप देख सकते हैं, कांधामल हल्दी है, ये कहाँ की है? उड़ीसा, एक एग्रीकल्चर की कैटेगरी में है। दूसरा रसगुल्ला है, फूड स्टफ है, ये भी उड़ीसा का। कोडई कनाल मलाई पोंडू, ये तमिलनाडु का है, ये भी एग्रीकल्चर कैटेगरी में है। पोंडुम ये हैंडीक्राफ्ट है, कहाँ का? मिज़ोरम। उसके बाद गोटेक खैर, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, अगर मैं गलत हूँ तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ये भी एक हैंडीक्राफ्ट है मिज़ोरम। उसके बाद हमारम, ये भी मिज़ोरम है, हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी। पलानी पंचम तीर्थम, ये फूड स्टफ है तमिलनाडु का। उसके बाद देखिए तवलो पुहान है, ये हैंडीक्राफ्ट कहाँ का है? मिज़ोरम। मिज़ो पुआनचेई, ये भी मिज़ोरम का है, हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में। गुलबर्गा तुर दाल है, एग्रीकल्चर कैटेगरी में, कर्नाटक की। तिरूर के पान के पत्ते है, एग्रीकल्चर की कैटेगरी में, केरल से। खोला चिली, देखिए मैंने पूछा था, खोला चिली एग्रीकल्चर कैटेगरी में, कहाँ की है? ये गोवा की। और इडू मिस्मी टेक्सटाइल, तो अरुणाचल प्रदेश है, हैंडीक्राफ्ट है ये। फिर है डिंडीगुल ताले, काफ़ी फेमस है, मैन्युफैक्चर की कैटेगरी की है, तमिलनाडु के है। कंदंगी साड़ी, ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी तमिलनाडु से। और श्री विल्लु पुत्तूर पालकोवा, ये क्या है? फूड स्टफ है, ये भी तमिलनाडु से है। और काजी नेमू, ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में है और असम से है। तो आप इन सबको नोट कर लेना, प्रीलिम्स में हो सकता है आपको सहायता मिले यहाँ से। आगे चलते हैं, ये देखिए
फाविपिराविर जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही। पहला स्टेटमेंट, हाल ही में जापान ने इसे नोवल इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण के इलाज के लिए अनुमोदित किया है। दूसरा, भारत में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए फाविपिराविर पर 5वें चरण के ट्रायल चल रहे हैं। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन फाविपिराविर के बारे में सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतलब पहला कथन सही है कि जापान ने अभी इसे नोवेल इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण के इलाज के लिए अनुमोदित किया, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि भारत में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए फाविपिराविर पे ट्रायल तो चल रहे हैं, लेकिन वो 5वें चरण के ट्रायल नहीं है, वो फेज़ 3 के ट्रायल चल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, आज के द हिंदू की खबर है ये, फाविपिराविर हैज़ बीन अप्रूव्ड इन जापान फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नोवल इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन। ये मैंने स्टेटमेंट बनाया था, आप देख सकते हैं। ग्लेनमार्क ने शुरू किया है भारत में फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल, किसके ऊपर, फाविपिराविर के ऊपर, कोविड-19 के इलाज के लिए। तो इस दवा का नाम याद रखेंगे। आगे चलते हैं अब। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे जायाबुरी एंड डोंग शहोंग बांध का संबंध निम्नलिखित किस देश से है। वियतनाम, मलेशिया, लाओस और चीन। बताइए कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या है। ये भी आज के द हिंदू में चर्चा में था और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाओस। तो लाओस इसका सही उत्तर है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये आप देख सकते हैं, आज के द हिंदू की खबर है, लाओस टू प्रेस अहेड विद द डिस्ट्रक्टिव मेकोंग डैम। मेकोंग पे कुछ डैम की बात चल रही है लाओस में। यहीं पे आप देख सकते हैं 2 डैम्स जायाबुरी एंड डोंग शहोंग हैव बीन बिल्ट इन लाओस। ये लाओस में निर्मित हो चुके हैं। कुछ अन्य बांध पर बनाने का विचार चल रहा है मेकोंग रिवर पे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव बोला जा रहा है उनको। तो मेकोंग रिवर पे ऑलरेडी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, इसकी लोकेशन मतलब किन किन कंट्री से होके जाती है, अगर आपको याद है, और इसका ओरिजिन कहाँ है, ये ऑलरेडी मैं आपसे पूछ चुका हूँ, तो आप ये याद रखना। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहेगी। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक पोषण रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वैश्विक पोषण रिपोर्ट की परिकल्पना वर्ष 2015 में विकास पहल के लिए प्रथम पोषण शिखर सम्मेलन के बाद की गई। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के उन 88 कंट्रीज़ में से है जो वर्ष 2025 तक अपने वैश्विक पोषण लक्ष्य अर्थात जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट है उनको अचीव नहीं कर पाएगा। तीसरा, रिपोर्ट के अनुसार मानव पूंजी, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक संदर्भ अर्थात पॉलिटिकल कंटेक्स्ट पोषण असमता के निर्धारक है अर्थात न्यूट्रिशन इनइक्विटी के निर्धारक है। अब आपको बताना है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। महत्वपूर्ण रहेगी ये रिपोर्ट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट की परिकल्पना वर्ष 2015 में नहीं 2013 में एक विकास पहल के लिए प्रथम पोषण शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके बाद इसकी परिकल्पना की गई। अभी जो हाल की रिपोर्ट आई है उसने ये बोला है कि भारत उन 88 देशों में से है जो 2025 तक जो ग्लोबल न्यूट्रिशन के जो टारगेट है उनको अचीव नहीं कर पाएगा। उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन कैपिटल, सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है वो पोषण इक्विटी के निर्धारक है, महत्वपूर्ण निर्धारक है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, आज के द हिंदू की खबर है, इंडिया में मिस न्यूट्रिशन टारगेट। रिपोर्ट ने कहा है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ने कहा है इट हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन माल न्यूट्रिशन। भारत में
मतलब माल न्यूट्रिशन को लेके सबसे ज़्यादा जो इनइक्वालिटी के रेट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, इसने बोला इंडिया इज़ अमंग 88 कंट्रीज़ दैट आर लाइकली टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स बाय 2025 अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन स्टेट सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस रिपोर्ट को, आज के द हिंदू की खबर है ये 13 मई की, इस खबर को आपको ज़रूर पढ़ना है। यहाँ से कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, वो आप नोट कर लेना, मेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं वो आपके। इस तरह के डेटा बहुत कम मिलते हैं, इसलिए रिकमेंड करूँगा ये आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना आप। आगे चलते हैं। ये देखिए, आपके लिए मैं ओरिजिनल रिपोर्ट को लेके आया हूँ। ग्लोबल 2020 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है। ये कब लॉन्च की गई? 12 मई को। तो इसका जो प्रेजेंटेशन है वो 12 मई को लॉन्च किया गया। देख सकते हैं, एक्शन ऑन इक्विटी टू एंड माल न्यूट्रिशन। मतलब हमें अगर माल न्यूट्रिशन को समाप्त करना है तो हमें किस पे काम करना होगा? इक्विटी पे, समता पे काम करना होगा। ठीक है। अब ये देखिए, इस रिपोर्ट में क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन पोषण असमता की बात करते हैं। ये एक चैलेंज के रूप में डिफाइन किया है। आप देख सकते हैं, इनजस्टिस इन फूड एंड हेल्थ सिस्टम, मतलब खाद्य और स्वास्थ्य प्रणाली के क्षेत्र में इनजस्टिस के कारण होल्ड पीपल बैक फ्रॉम हेल्दी डाइट्स एंड लाइफ, जिसके चलते जो असमानता है खाद्य में और स्वास्थ्य प्रणाली में, उसके चलते हेल्दी डाइट्स और जीवन से, स्वस्थ जीवन से लोग क्या है, पीछे होते जा रहे हैं। कुछ सोशल डिटर्मिनेंट्स बताए हैं जो कि इनइक्विटी को बढ़ावा देते हैं। आप इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों की चलते क्या हुआ है, पोषण असमता को बढ़ावा मिल रहा है। ह्यूमन कैपिटल भी उसमें एक कारण फैक्टर है, उसके साथ साथ सोशल, सामाजिक स्थिति, उसके साथ साथ जो अन्य अंडरलाइनिंग जो डिटर्मिनेंट्स है इसके आप देख सकते हैं। एवरीडे सर्कमस्टांसिस एंड नॉर्म्स को बताया, दिन प्रतिदिन की परिस्थितियाँ, और उसके साथ साथ पर्यावरण भी इसके लिए क्या है, डिटर्मिनेंट्स का एक अंडरलाइन डिटर्मिनेंट है, ये याद रखेंगे हम। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है रिपोर्ट में कि वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 9 में से 1 इंसान क्या है, पीपल इज़ हंग्री एंड अंडर नोरिश्ड। देख सकते हैं 9 में से 1 आदमी भूखा है, ये देख सकते हैं 9 में से ये आदमी भूखा खड़ा है। और उसके साथ साथ ग्लोबली 1 in 3 अडल्ट इज़ ओवरवेट, मतलब विश्व में वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 3 में से 1 इंसान क्या है, ओबेस है, मोटापे या अत्यधिक भार से, जिसका ज़्यादा वजन की समस्या से पीड़ित है। देख सकते हैं ये मोटापे से ग्रस्त है, 3 में से 1 अडल्ट। आगे चलते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। ये देख सकते हैं क्या स्टेट है वैश्विक स्तर पर न्यूट्रिशन की। आप देख सकते हैं एनीमिया के बारे में चर्चा की गई, यहाँ पे चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में बात की गई, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, चाइल्ड वेस्टिंग के बारे में, लो बर्थ वेट के बारे में बात की गई है यहाँ पे, और चाइल्ड ओवर वेट के बारे में बात की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ फैक्ट्स है, आप इनको नोट कर सकते हैं। जैसे 2016 में बोला कि जो अनीमिया से अफेक्टेड है, कितनी मिलियन वीमेन है, 613 मिलियन वीमेन अमीनिया, जो किससे, अनीमिया से पीड़ित है अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, और जिसमें से 35 मिलियन कौन थी, वो प्रेग्नेंट थी। चाइल्ड स्टंटिंग की बात की गई है यहाँ पे, ब्रेस्ट फीडिंग, वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्लाइड लगा दी है, इसकी स्क्रीनशॉट खींच के रखना, आपको काम आएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो, आंसर राइटिंग जब आप मेंस में करोगे ना, इस तरह के छोटे छोटे डायग्राम डालना, आप बहुत अच्छा लगेगा। देखो इसने क्या बोला है कि हेल्थ सिस्टम के अंदर चैलेंजेस क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लीडरशिप एंड गवर्नेंस के कुछ इश्यूज़ है, हेल्थ वर्कफोर्स भी एक इशू है, हेल्थ सिस्टम में फाइनेंसिंग एक प्रॉब्लम है, एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन, ज़रूरी दवाइयों तक पहुँच भी अपने आप में एक इश्यू है हेल्थ सिस्टम में। हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाओं की जो डिलीवरी है, आपूर्ति, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीडरशिप और गवर्नेंस की बात की जाए तो रिपोर्ट कहती है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन ऑन न्यूट्रिशन इज़ लैकिंग। मतलब अगर हमें न्यूट्रिशन की समस्या से, उसको माल न्यूट्रिशन की समस्या से लड़ना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जो कि उसका अभाव है वैश्विक स्तर पे, और मतलब देश के भीतर, इंट्रा कंट्री और इंटर कंट्री दोनों ही बोला गया है इसमें। फिर वर्कफोर्स की क्या बात करता है, द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेंड न्यूट्रिशन प्रोफेशनल इज़ नॉट इक्विटेबल।
मतलब वो समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ जगह तो बहुत अच्छा उनका वितरण है, लेकिन कुछ जगह उनसे मतलब अभाव है उनका। फाइनेंसिंग की बात क्या कर रहा है, देखो स्पेंडिंग ऑन न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट्स ए टीनी पोर्शन ऑफ नेशनल हेल्थ बजट। मतलब अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पे जो स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च किया जाता है, बजटरी खर्च किया जाता है, उसमें न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत कम खर्च किया जा रहा है। ये भी एक चैलेंज है। ये सीधे पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना, एस्पायरेंट्स मेंस में सीधा काम आएंगे आपको आंसर राइटिंग में। फिर ये देखो एसेंशियल मेडिसिन के एक्सेस के लिए क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट है और टेक्नोलॉजीज़ है वो भी क्या है, वो तैयार नहीं है, नॉट रेडिली अवेलेबल टू ऑल, सभी के लिए वो तैयार नहीं है, उपलब्ध नहीं है। फिर बात करता है हेल्थ सर्विस डिलीवरी की, तो न्यूट्रिशन सर्विसेज आर लिमिटेड। अगर बात करें पोषण सेवाओं की, वो लिमिटेड है। फोकस मोस्ट ऑन अंडर न्यूट्रिशन, और जिसमें भी ज़्यादातर जो फोकस किया है अंडर न्यूट्रिशन पे है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में क्या बोल रहा है कि जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है और नेशनल सर्वे है वो क्या है, नॉट ऑप्टिमाइज टू एसेस न्यूट्रिशन। मतलब अभी तक जितने हम सर्वे कर रहे हैं, हेल्थ के रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसमें हम इस हिसाब से नहीं कर रहे कि हम पोषण को भी आकलन कर सकें। मतलब उन सर्वे से पोषण क्या है, बाहर है। ये सारे इसने चैलेंजेस बताए हैं। जब तक इनको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से, जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये कहना है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का। आगे चलते हैं। फिर देखो अब इसने फाइनेंसिंग के बारे में क्या बोला, तब इसने बोला फाइनेंसिंग कमिटमेंट्स डोंट मैच द स्केल एंड नेचर ऑफ द इशू। मतलब जो प्रावधान है, वित्तीय प्रावधान, वो उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। जैसा कि इसने बोला है एडिशनल फंड्स नीडेड टू मीट 2025, मतलब 2025 अगर हमें वैश्विक पोषण के टारगेट्स को अचीव करना है तो हमें कितना अतिरिक्त खर्च करना होगा। ये देख सकते हैं 2020 में 7.5 बिलियन यूएस डॉलर है, 21 में 9, फिर 9.1, 9.3, 9.5 और 9.7 2025 तक लगातार बढ़ाना होगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इतना खर्च किया जाएगा या नहीं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि इन ब्रीफ में आपको पूरी रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। प्रीलिम्स मेंस में कोई भी चीज़ आएगी आप हैंडल कर लोगे। आगे चलते हैं। ये देखिए हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे ढाका हिमनद, ढाका ग्लेशियर है ये, ढाका ग्लेशियर निम्नलिखित किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम। बताइए क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये देख सकते हैं ऑप्शन सी क्या है, हिमाचल प्रदेश। अब ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं आज के द हिंदू की खबर है, इंडियन एयरफोर्स ट्रेसिस किन ऑफ 1960 क्रैश विक्टिम्स। मतलब 1968 में एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसके जिसमें 102 जो पर्सनेल थे वो क्या थे, मिसिंग थे इन हिमाचल प्रदेश। उनको ट्रेस करने का एक अभियान, मतलब ट्रेस कर रहे थे, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उनको ट्रेस किया जा रहा था। उसी के चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ढाका ग्लेशियर की चर्चा हुई है। ये देख सकते हैं ढाका ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। मतलब तकरीबन ये काफ़ी सालों पुरानी बात है, लगभग 52 ईयर ओल्ड एक इवेंट है, उसके चलते ये ढाका ग्लेशियर चर्चा में आया। तो एग्ज़ाम में अगर आ जाए ढाका ग्लेशियर तो ये हिमाचल प्रदेश है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संवैधानिक संशोधन विधेयक, ध्यान से पढ़ना इसको, लोकसभा में पुनः स्थापित किए जाते हैं। दूसरा, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। तीसरा, राज्यसभा अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। अब आपको बताना है इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, बताइए क्या है सही उत्तर। पॉलिटी पता चले कैसी तैयार हो रही है आपकी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3rd क्या है, रॉन्ग है। देखो पहला इसने बोला संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में पूरे स्थापित किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में ही पूरे स्थापित किए जा सकते हैं। मैंने यहाँ केवल नहीं पूछा, अगर केवल बोलता तो स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि ये लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो ये सिंपल ये था
कि ये लोकसभा में पुनः स्थापित किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत और संशोधित नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है कि राज्यसभा अनुच्छेद 248 नहीं 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के संबंधित विषयों पर भी कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, बिल्कुल सही है। अब ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है इस आर्टिकल में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। सभी को कहूँगा जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के द हिंदू में से इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़ना। पार्टनरशिप बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ बीन गाइडेड बाय कोऑपरेशन डिस्पाइट देयर डाइवर्जेंट कंपोजिशन। इसने बोला है कि राज्यसभा और लोकसभा का हालांकि जो कंपोजिशन अलग अलग है, लेकिन जो इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है वो किसके कोऑपरेशन की बात की गई है। इसके चलते दोनों में क्या क्या समानता है, असमानता है, कौन कौन से इश्यूज़ रहे हैं पिछले 50-60 सालों में, ये सारी चर्चा की गई है इस आर्टिकल में। मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा, आज 2 मैंने आर्टिकल बताए हैं, एक ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो हिंदू में आई है, और दूसरा जो ये आर्टिकल है डू नंबर मैटर्स इन राज्यसभा। इन दोनों को आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है, आपके बहुत काम आएंगे ये दोनों आर्टिकल। आगे चलते हैं। ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है। पेंगोंग शो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह कराकोरम हिमालय में स्थित एक स्थलबद्ध झील है जिसका विस्तार भारत में लद्दाख और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र जो चीन के अधीन है में है। दूसरा, यह एक खारे पानी की झील है जो सर्दियों में जम जाती है। अब आपको बताना है कि पेंगोंग शो लेक के बारे में A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा, और आप इस जवाब को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि IEA का सदस्य बनने के लिए देश को OECD का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कि भारत वर्ष 2015 में एसोसिएट मेंबर के रूप में IEA में सम्मिलित हुआ, नहीं 2015 की बात नहीं है, ये बात है 2017 की, इसलिए सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हुआ और फर्स्ट है करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से पढ़ते रहिए, अच्छे से जवाब देते रहिए, ओके। निर्माण है इसकी डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।